गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संडे है। आज आपको बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से हम लोग क्लास ले रहे हैं, जिसमें मुख्य हम लोगों का उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। और आप लोगों के पास समय भी है इस समय पढ़ने के लिए, और 10 से 15 दिन बाकी है। और इस 10 से 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके हिसाब से हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर आज हम लेके चल रहे हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत किस यूनिट से कितना मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, और कौन कौन से यूनिट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोग अपने हिसाब से बताते हैं। और उसमें से कुछ आते हैं, 50% आते हैं, 50% नहीं आते तो बच्चे अपने घर से रिकवर करिए, पूरा पढ़िए, कोई भी चैप्टर छूटना नहीं है। किंतु फिर भी हम लोगों की कोशिश होती है कि एग्जाम में वही प्रश्न ज्यादातर हम पढ़ाते हैं जो आते हैं। तो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग अबाउट genetics. Genetics is the very important chapter of biology, because this chapter is the including a much more marks in compared to other units, because you can say unit number second, genetics unit number second का है। और यूनिट नंबर सेकंड में जेनेटिक्स में प्रश्न 14 नंबर से आगे भी हम बढ़ते हैं तो 18 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें। तो मोस्टली आप देखिए कि जो जेनेटिकली है, जेनेटिक्स है, उसमें 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको 18 नंबर प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप तो पूरा तैयार करना है, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर 8 चैप्टर हैं छोटे बड़े मिला के। उन चैप्टरों में से ऑब्जेक्टिव टाइप 3 नंबर के आते ही आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पढ़ना है घर में। किंतु जो जेनेटिक्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिकता। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने परिभाषा हेरिडिटी की बताया है कि द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। फिर से हम कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी का संचरण होने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण कहां से जाते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग को हम जेनेटिकली वर्ड से शो कर रहे हैं, लेकिन इसको समझाएं आपको तो संतति, संतान या पीढ़ी, जो ऑफस्प्रिंग है वो जनरेशन कहलाती है, पीढ़ी कहलाती है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। दूसरा शब्द हमारा आता है वेरिएशन। यहाँ पर वेरिएशन से पहले हम आपको बता दें कि 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना रोल दिया है। विलियम बेटसन, जिन्होंने सर्वप्रथम आनुवंशिक शब्द की खोज की है। आनुवंशिक शब्द की उत्पत्ति, आनुवंशिक शब्द के बारे में सबसे पहले विलियम बेटसन ने शब्द दिया है। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आनुवंशिक की आधारभूत संरचना या आधारशिला व्यक्ति, जो अपने बहुत से नियम दिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जो प्रैक्टिकली रूप से
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करके इस वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है और हमें आपको नॉलेज दे करके गए हैं जेनेटिक्स में, खासकर वेरिएशंस, हेरिडिटी। इसके अलावा आगे चल करके म्यूटेशन में भी वैज्ञानिक अपना अपना योगदान दिए हैं। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर, इसके अलावा आपको बता दें डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप, डीएनए का मॉडल, डीएनए का आणविक संरचना, कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है जो सब जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो हु वाज द टीएच मॉर्गन? डॉक्टर टीएच मॉर्गन वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जो एक्सपेरिमेंटल को बोलते हैं हम प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक हैं टीएच मॉर्गन। तो इस तरह से हम तीनों वैज्ञानिक को हम पढ़ें और जानें उनके बारे में। उससे बाद हमने आपको बताया हेरिडिटी एंड वेरिएशन में वेरिएशन क्या है। आप सबको पता है कि माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जनक से जो संतान उत्पन्न होती है तो माता पिता से मिलती जुलती है, किंतु कुछ कारण से माता पिता से उत्पन्न संतान कार्य की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नता, इस प्रकार की जो अंतर दिखाई देता है, अर्थात एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए संतानों में कार्य की और मनोवैज्ञानिक रूप से होने वाले परिवर्तन को विभिन्नता कहते हैं। फिर से नोट करिए, विभिन्नताएं किसे कहते हैं? एक जनक से उत्पन्न संतानों में कार्य रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से होने वाले परिवर्तनों को, होने वाले परिवर्तन जो माता पिता से भिन्न होते हैं लक्षण, उस होने वाले परिवर्तन को हम विविधताएं या वेरिएशंस कहते हैं। यहाँ पर वेरिएशन दो प्रकार का है, दैहिक और अनुवांशिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक। दैहिक वो विभिन्नताएं होती हैं जो वातावरणीय होती हैं और अस्थायी रूप से किसी जीव के शरीर पर एक लोकल पार्ट में अपना असर डालते हैं, किंतु ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होती है और अस्थायी रूप से उस शरीर में बने रहते हैं, उस शरीर में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम दैहिक वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आनुवंशिकता एवं विविधताएं। ये जो हमारा चैप्टर है आज का वो जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकता एवं विविधताएं या विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं कितने प्रकार की? दो, दैहिक और जेनेटिकली वेरिएशन एंड सोमेटिक वेरिएशन। बच्चों यहाँ पर आपको बता दें आनुवंशिक विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होती हैं जो माता पिता से या जनक से संतानों में जर्मप्लाज्म के थ्रू जाती है। जर्मप्लाज्म वह सेल्स होती हैं जो जन्म में भाग लेती हैं, अर्थात जर्मप्लाज्म इज द प्रोड्यूस्ड द जर्म सेल्स, those germ cells are produced the gametes, these gametes are sexually formed in fertilization केस में वो आपस में मिलते हैं, उनके गुणसूत्र आपस में मिलते हैं और वो गुणसूत्र आपस में मिलकर के मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के वो आगे चल करके संतान में पहुंचते जनरेशन में पहुंचते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? आनुवंशिक विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होती हैं जो स्थिर होती हैं और जर्मप्लाज्म से उत्पन्न जर्म सेल से युग्मक को बनने के दौरान उनके गुणसूत्रों का और जीन्स का आदान प्रदान होकर के जिन भी में होकर के नई संतति उत्पन्न होती है जो माता पिता के समान होती है। तो जेनेटिकली वेरिएशंस में डीएनए आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं, जीन्स भाग लेते हैं और ये जर्मप्लाज्म सेल्स से उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल होते हैं, वातावरणीय होते हैं, जबकि ये वातावरणीय न होकर के स्थिर होते हैं और ये कंटीन्यूअस चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पर ये जीव की मृत्यु के बाद ये दैहिक विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात द टोटली एंड ऑफ द
सोमैटिक वेरिएशन आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी, मृत्यु के बाद शरीर के मृत्यु समाप्त होते ही दैहिक विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है, जबकि आनुवंशिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी ऑफस्प्रिंग में जाती रहती हैं और ये आनुवंशिक रूप से माता पिता से जनक से संतानों में जाती हैं, इसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आनुवंशिक की विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, सतत और असतत। सतत को बोलते हैं कंटिन्यूअस और असतत को बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर असतत पहले हम बात करते हैं सतत कंटिन्यूअस विभिन्नताएं होती हैं जो जीवों में अल्प समय या कम समय के लिए और अस्थिर होती हैं, जबकि असतत विभिन्नताएं जीवों में दीर्घ अवधि और लंबे समय तक होती हैं और जीवों में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। कैसे? आनुवंशिक रूप से परिवर्तन जो उस जीवों को लंबे समय तक चलती रहती है। सतत विभिन्नताएं ये थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, किंतु ये परिवर्तन आती हैं, जबकि असतत विभिन्नताएं आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और ये जीवों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन वह दशा है जब किसी जीव में जनक से जो संतान उत्पन्न होती है, उन संतानों में आनुवंशिक रूप से होने वाले विभिन्नताएं जो माता पिता के समान जनकों में लक्षण नहीं प्रकट हो पाते हैं, अर्थात उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। यह होने वाला अकस्मात परिवर्तन, इस अकस्मात होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। यहाँ पर असतत विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के आधार पर होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्परिवर्तन में क्या चेंज होता है? स्ट्रक्चर ऑफ जीन के पहले यदि हम कहें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यहाँ पर देयर आर 3 टाइप ऑफ चेंजेस। इन क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन के कारण हो सकता है उत्परिवर्तन, क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, और जीन की संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होने वाले जो लक्षण जो माता पिता से बहु संतान नहीं उत्पन्न होते, उसमें होने वाले अकस्मात परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये परीक्षा में आता है म्यूटेशन क्या है? जीवों के शरीर में होने वाले वो अकस्मात परिवर्तन जो जीवों की संरचना में यानी माता पिता उत्पन्न संतानों में लक्षण में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ म्यूटेशन? देयर आर 3 टाइप ऑफ रीजन ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बदलने से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बदलने से, स्ट्रक्चर ऑफ जीन के परिवर्तन होने से। अर्थात यहाँ पर देयर आर 3 टाइप ऑफ चेंजेस। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से, क्रोमोसोम के नंबर जो नंबर होते हैं वो क्रोमोसोम्स के नंबर पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, जैसे मनुष्य में परिवर्तन हो सकता है, जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, बट इन पेयर 23। तो 23 पेयर्स हैं, लेकिन 46 से 47 हो जाए या 47 से 45 हो जाए तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस। तो जो जीव की संरचना होगी उसमें अकस्मात चेंजेस होगा। उसी तरह जीन्स की संरचना में भी परिवर्तन होने से भी उत्परिवर्तन होता है। जैसे आपको पता है व्हाट इज द जीन? जीन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अनुवांशिक पदार्थ की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम है जीन। ये जीन से ही जेनेटिक्स बना है बच्चों। जीन्स इज द मेन पार्ट। यहाँ पर आपको हम हेरिडिटी शब्द बात करें तो हेरिडिटी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है
हियर माने उत्तराधिकारी। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि ये जो हेरिडिटी में लेटिन शब्द, पहले तो आपने हियर देखा, हियर से बना है हेयर, ये लेटिन शब्द हेयर है, उत्तराधिकारी। हर एक माता पिता से संतान पैदा होती है, वो संतान माता पिता की जगह लेती है। यानी मान लीजिए कोई राजा है, उस राजा से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे ही उस राजा के पद पे जाते हैं। यानी द ऑफस्प्रिंग इज द रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग ऑफ द प्लेस ऑफ द पेरेंट्स। तो उत्तराधिकारी शब्द का वाक्य यहाँ पर आया है जैसे हेरिडिटी से, हेयर से, और ये एक लेटिन शब्द है। यहाँ पर आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि असतत विविधताएं उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है और स्थिर रहती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात माता पिता से संतानों में जाती है, अर्थात वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाती रहती है। और ये उत्परिवर्तन के कारण इन चेंजेस आते हैं और ये असतत विभिन्नताएं स्थिर होती हैं और अस्थायी भी होती है। जबकि सतत विभिन्नताएं यहाँ पर आपको बता दें अस्थिर ये होती है और ये कम समय में, अल्प समय के लिए होती है और थोड़े समय में असूत्र परिवर्तन करती है, जबकि ये दीर्घ परिवर्तन और अस्थायी होती है। इस तरह बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स में हेरिडिटी या वेरिएशन, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा हम और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। क्या क्या बताए हैं? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी एग्जाम में आएगा, आगे आपको देखना है। इसके अलावा जीन्स की परिभाषा, जीन्स भी कई प्रकार के यहाँ पर आपको बताएंगे। जो जेनेटिकली वर्ड में कई शब्द आए हैं, सिस्ट्रॉन, रिप्लिकॉन, म्यूटॉन, ये सभी शब्द आपको जेनेटिकली रूप से आया है। There are three law. These three laws called the Mendel's law. Mendel's का के जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एक जरूर नियम आपको पढ़ना है आएगा परीक्षा में। तीन पढ़ना तो सभी है, लेकिन इसमें से कौन आ सकता है ये कोई कह नहीं सकता। तो मेंडल्स के तीन नियम है। पहला प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा हमने आपको बताया पृथक्करण का नियम, या इसी को हम बोलते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा आपका आएगा स्वतंत्र विभजन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर बच्चे बता दें लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस नियम को प्रथम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं और इसका जो अनुपात होगा 1:1 होगा। लेकिन पहले 100% यहाँ पर 100% प्रभावी नियम आएंगे, लेकिन वो संकर में आएंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रभाविता के नियम में क्या है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी लक्षण प्रभावी होते हैं, दिखाई देने वाले जनरेशन प्रभावी होते हैं, जिसे प्रभाविता के नियम कहते हैं। तो मेंडल ने पहले 4 जनरेशन में 100% पाया प्रभावी, लेकिन उसको हाइब्रिड रहता है। तो यहाँ पर एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, जैसे कि हमने आपको बताया एक जोड़ी में क्या है आर आर और स्मॉल आर। रेड अर्थात मटर के पौधों में लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले मटर के बीच क्रॉस कराया गया तो एक जोड़ी लिया। एक जोड़ी तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। तो जो पहला नियम है और दूसरा नियम है ये मोनोहाइब्रिड।
मोनो मोनो और दूसरा ये जो तीसरा नियम है ये डाई हाइब्रिड है। क्यों? मोनोहाइब्रिड का मतलब यहाँ पर होता है एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। तो इस प्रकार के क्रॉस को एक संकर क्रॉस या मोनो मोनो माने एक, हाइब्रिड माने संकर, एक संकर क्रॉस। इन अदर हैंड जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस किससे किया? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिस इज द टू पेयर। कैसे? ये 1 और ये 1 कितने जोड़ी हुए? दो जोड़ी जेंट्स को लेकर के। यहाँ पर कितने जोड़ी है? और ये फीमेल का है और ये मेल का है। इनको क्रॉस कराएंगे तो पहले गैमेट्स निकालेंगे। इसको भी हमने गैमेट्स निकाला, क्रॉस कराया तो क्या मिला? आर आर वाई वाई। ये कौन जनरेशन? यहाँ पर रेड और येलो ये प्रभावी लक्षण है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जो प्रथम नियम के हिसाब से स्वतंत्र जीवों में भी प्रभावी लक्षण आएंगे। जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मेंडल्स का जो तीसरा नियम है वो आपका स्वतंत्र विवरण के नियम है। इसमें प्रश्न बनेगा बेटा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं? चेकर बोर्ड के द्वारा बना करके स्पष्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 9:3:3:1? प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ ड्रा द चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड की सहायता से 9:3:3:1 का नियम सिद्ध करते हुए जीनोटाइप और फेनोटाइप लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। तो ये मेंडल का तीसरा नियम हो गया। पहला नियम सिर्फ 100% प्योर शुद्ध। दूसरे में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आते हैं। जब उन्हें प्रथम पीढ़ी के प्राप्त लक्षणों को स्वपरागण कराया गया, यानी क्योंकि मटर के पौधा उसमें परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इसमें मटर के बारे में डिटेल दिया गया है तो मेंडल ने इस पौधों को चुना है, मटर को। क्यों चुना है? व्हाट इज द रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द पी? बिकॉज़ देयर आर 7 स्टेट, देयर आर 7 ट्रेड फाउंड इन पी। पहला, मटर के बीज स्वस्थ होते हैं, हरे होते हैं, विभिन्न रंग के उन्होंने देखा, झुर्रीदार भी हैं, फली का रंग देखा, फली का आकार देखा, बीज की आकृति देखा, उस मटर के फूलों का रंग देखा कि लाल है कि सफेद है कि पीला है। इस तरह से मेंडल ने 7 ट्रेड देखा और ये सातों ट्रेड के कारण उन्होंने मटर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने रिसर्च किया, फेलोशिप और पीएचडी भी किया कि मटर के पौधों में क्यों आखिर उन्होंने चुनाव किया। क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है उसमें, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं एक ही पौधों में। तीसरा, वो सर्वव्यापी है, सब जगह उग सकता है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसका हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी होती है। इस तरह से मेंडल ने 7 गुण को देख करके मटर के पौधों को चुनाव किया। और ये जितने भी 3 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्मेट, ये तीनों आपको पढ़ना है और ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, 4 नंबर का या 5 नंबर का। बड़ा प्रश्न है 3, तीसरा नियम स्वतंत्र जीवन का नियम, और ये 2 और 3 नंबर आ सकते हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो बच्चों यहाँ पर मेंडल्स लॉ इज द इम्पोर्टेंट लॉ फॉर एग्जामिनेशन। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और है, उत्परिवर्तन। हमने अभी बताया बेटा, उत्परिवर्तन जीवों के जनक से जो उत्पन्न संतान होती है, उस संतानों में जो माता पिता से लक्षण हूबहू नहीं प्राप्त होते, अर्थात माता पिता से जो लक्षण संतानों में जाते हैं वो कहीं न कहीं उनमें परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन वह दशा है जो उसमें एक जनक से उत्पन्न संतान में
माता पिता के लक्षण हूबहू प्रकट नहीं होते, अर्थात उनके लक्षणों में कुछ परिवर्तन होता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से या शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से, मेंटलिटी रूप से कह सकते हैं या शारीरिक रूप से कह सकते हैं। कहीं ना कहीं होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम म्यूटेशन कहते हैं, चाहे वो आपने अभी अभी पढ़ा शारीरिक रूप से या मॉर्फोलॉजिकली रूप से, कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। ये म्यूटेशन आगे हम आपको बताएंगे। ये ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर मक्खी में खोजा गया है, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट डीएनए मॉडल, ये नोट करिए बच्चों, डीएनए मॉडल, आरएनए डीएनए मॉडल और स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर मॉडल आपको हमने बता ही दिया था क्लास में। आरएनए की टाइप, आरएनए क्या है, आरएनए की टाइप ये 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए हैं। ये डीएनए मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। इसको डबल मॉडल आप पढ़िए जिसमें इस तरह का संरचना होती है। ATCG ये 3 से कम चलेगा तो 5 में खत्म होगा, ये 5 से चलेगा तो 3 में खत्म होगा। इस तरह से एक हेलिक्स जस्ट दूसरे हेलिक्स का अपोजिट होता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं और साथ में डीएनए को बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोट करिएगा। हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फेट जिसको हम डीऑक्सीराइबोस शुगर को व्यक्त करते हैं, शुगर को एस से। यहाँ पर क्या है, इसका संरचनात्मक स्ट्रक्चर देखें तो क्या रहेगा, यहाँ पर एसपी एस पी एस पी, यहाँ पर एस क्या है, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। यहाँ पर ये शुगर फास्फेट की एक चेन होती है जिसमें क्या जुड़े रहते हैं, ए से टी, दूसरा यहाँ पर टी से ए, तीसरे शब्द में हम कहें सी से जी। ये क्रम आपको देखना है, शुगर फास्फेट, उसके साथ शुगर के साथ एडेनिन का थाइमिन से रिलेशन होता है, क्योंकि प्यूरिन का पिरामिडीन से कंपेयर जोड़ी होती है, आपस में जुड़े रहते हैं। शुगर फास्फेट से है, एडेनिन थाइमिन से है, थाइमिन फिर एडेनिन से जस्ट एंटी साइटोसिन ग्वानिन से है और जस्ट अपोजिट ग्वानिन साइटोसिन से है। इस तरह से यहाँ पर एग्जाम में बेटा डीएनए मॉडल पढ़ लीजिएगा, आरएनए की टाइप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से टाइप हमने बताया, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और डीएनए और आरएनए में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, व्हाट इज द टाइप ऑफ आरएनए। फिर इसके अलावा आपको डीएनए के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो गुणसूत्र स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें आपको सैटेलाइट, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, क्रोमैटिड्स, अर्धगुणसूत्र सभी के बारे में पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नोट करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अलावा हमने आपको बताया सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम्स, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसके अलावा डीएनए, आरएनए के मॉडल, डीएनए का मॉडल, आरएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप, ये सभी एग्जाम में आएंगे। और लेसन 2 जेनेटिक्स जो है वो यूनिट 2 का है और जिसमें 18 नंबर के लिए मार्क्स है। 18 में आपको 18 लाना है तो आपको पूरी जेनेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर एक चैप्टर से 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे और 6 चैप्टर है जिसमें 36 18 क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का कैसा लगा आपको ये टॉपिक, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।
This okay.